प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मिताली एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की सुसंस्कारों से संस्कारित लड़की थी। कालांतर में उसका विवाह तरुण से कर दिया गया। तरुण भी सुलझे हुए विचारों का और उसके समकक्ष पढ़ा हुआ था। मिताली अपनी मां को अपने घर लेकर आई थी क्योंकि उसे निमोनिया हो चुका था और उसके भैया भाभी बाहर गांव चले गए थे कुछ दिनों के लिए। तो मिताली उसी शहर में रहती थी, इसलिए वो अपनी माँ को अपने घर ले आई कि माँ तुम अकेली क्यों रहती हो, जब तक भैया भाभी नहीं आ जाते आप मेरे पास ही रहो, मैं आपकी अच्छे से देखभाल भी कर सकती हूँ और मेरे यहाँ पे नौकर भी हैं। मैं जैसे ही ड्यूटी से आई तो कम से कम पूरा समय मैं आपको दे पाऊंगी। मिताली की माँ मिताली के पास उसके घर पे आ गई थी और इधर देहरादून से मिताली की सासू माँ भी पहली बार ग्वालियर मिताली के पास आ गई थी। पर मिताली की सासू माँ अर्थात तरुण की माँ को मिताली की माँ का रहना फूटी आंख नहीं सुहाता था। जैसे ही मिताली ड्यूटी के लिए जाती थी, तरुण ड्यूटी के लिए जाता था, वो ताने मारती थी, तुम कैसी औरत हो, मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती हूं और तुम मस्त यहां पर पड़ी हो, खाती हो पीती हो ऐश कर रही हो। अरे तुम्हारा अपना खुद का घर है तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहती। मैं तो पहली बार आई हूं अपने बहू के यहां पे भी और मैंने कई बार तरुण से कहा कि तू बहू को जॉब मत दिला, पर सुनता ही नहीं। ये जॉब करने वाली लड़कियां सर पे चढ़ जाती हैं, उसे भी अक्ल नहीं है। अरे ये मेरे बेटे का घर है, तुम यहां पर पैर फैला के बैठी हो बीमारी का बहाना करके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आए दिन वो ताने मारती रहती थी, पर मिताली की मां कभी भी अपनी बेटी से उसके सास की शिकायत नहीं करती। वो सोचती कि थोड़े दिन में तो मेरे को मिताली छोड़ देगी और मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि उसके सारे बच्चे संस्कारी थे। एक दिन मिताली ने इसी तरह से टोंट मारते हुए सुन लिया। अपनी सासू का वो रवैया देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि तरुण भी अपने रूम में था और तरुण तो अपनी मां को जानता था, फिर भी वो चुप था। मिताली की मां समेट रही थी सामान, अपने अटैची पैक कर रही थी। तो मिताली ने कहा कि मां क्या कर रही हो। कि नहीं बेटा, बस अब मैं अपने घर जाती हूं। अरे माँ देखो, आज मैं आपके लिए केले लेके आई हूँ, डॉक्टर ने आपको केले खाने को कहा है, आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो। और मैं मेरी सासू माँ के लिए अंगूर भी लेके आई हूँ क्योंकि उन्हें अंगूर पसंद है। आज मैंने ड्यूटी का हाफ डे करके रजा डाल दी है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज शाम को आपको डॉक्टर के पास भी ले चलती हूँ क्योंकि काफ़ी फर्क हो गया है, आप अच्छी होने लगी हो। पर जब तक आप पूरी अच्छी नहीं हो जाती हो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनना ही था कि मिताली की सासू माँ आती है बाहर। अरे बहू तुम जाने दो ना, जब तुम्हारी माँ जाना चाहती तो तुम रोकती क्यों हो। सासू माँ आप कैसी बात कर रही हो, माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अरे भला बेटी के घर पे भी कोई रहता है क्या इतने दिन तक। मैंने तो कई बार तरुण को कहा, शादी से पहले भी कहा कि बहू को जॉब मत कराना पड़े, मेरी सुनता नहीं, और आज तुम मुझे सुना रही हो। तुम जानती नहीं है मेरे बेटे का घर है। अब मिताली बोली कि नहीं सासू माँ, ये सिर्फ आपके बेटे का घर नहीं, ये मेरा भी घर है।
इसको बनाने में जितना खर्चा आपके बेटे ने दिया उससे ज्यादा मैंने भी दिया है। इस पत्थर के मकान को घर हमने बनाया है। बहुत जबान लड़ाने लगी है तू, मिताली की सासू मां बोल उठी। तो मिताली की मां के बीच में कहती कि बेटा रहने देना, मेरी वजह से तुम क्यों इस तरह से अपनी सासू मां से बात कर रही हो, मैं चली जा रही हूं, जाने दो मुझे, तुम्हारे भैया भाभी भी 2 दिन में आ जाएंगे। तो मां आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी। इसी बीच तरुण अपने रूम से बाहर आता है और कहने लगता है अपनी मां से कि मां, मिताली सही तो कह रही है, ये घर सिर्फ मेरा नहीं उसका भी है, और आपको परेशानी क्या है? मिताली आपकी भी उसी तरह से सेवा कर रही है जिस तरह से वो अपनी मां की करती है। आपको कभी उसने अपनी सासू नहीं समझा, अपनी मां की तरह बर्ताव करती है, फिर आप इस तरह से क्यों बात करती हो? बेटा तुम भी मेरे से जबान लड़ाने लग गए हो। अब जब दोनों एक ही सुर में बोलने लगे तो भला मिताली की सासू मां भी क्या बोलती। फिर भी वो बोली कि मेरे दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा है देहरादून वाला, वो कभी भी, ग्वालियर वाला, वो कभी भी मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं करता है, मेरे मुंह पर ऐसा बोलता नहीं। एक देहरादून में एक ग्वालियर में, पर तुम दोनों में कितना फर्क है। मैं तो पहली बार तेरे पास आई हूं, पर उसने कभी भी मेरा अपमान नहीं किया जो तुम दोनों मिलकर आज मेरा अपमान करा। मैं यहां पर एक पल नहीं रुकूंगी। और मिताली की सासू मां ने अपनी गुस्से में एटीची पैक की और सचमुच में निकल गई। मिताली रोकती रही अपनी सासू मां को, पर सासू मां रुकते रुकी नहीं, निकल गई। इधर मिताली की मां की तबीयत 2-3 दिन में ठीक हो गई, उसके भैया भाभी भी आ गए। मिताली ने अपनी मम्मी को अपने घर पे छोड़ दिया। करीब 1 साल के बाद मिताली की सासू मां का तरुण को फोन आया और कहने लगी कि बेटा मैं तेरे बड़े भैया के यहाँ पे हूँ, पर मेरा यहाँ मन नहीं लगता और मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। बीच में थोड़ी बहुत ऐसी ही बातें हुई, मुझे यहाँ पे अभी एक पल अच्छा नहीं लगता। तरुण ने मिताली से कहा कि सासू मां की तबीयत ठीक नहीं है और आप सोच क्या रहे हो, चलो। फटाफट पैकिंग की और दोनों की दोनों निकल गए अपनी सासू मां की तबीयत देखने के लिए। इधर राकेश और उसकी पत्नी दोनों की दोनों अपनी मां पे राशन पानी लेके चढ़े हुए थे। मां तुम्हारा अपना खुद का घर है, तुम वहां रहो। अभी हमने ये कितनी मेहनत से पैसा कमा के कर्जा लेके नया मकान लिया, तुम यहां पे भी चली आई। अरे हमारी प्राइवेसी कहां है? यदि इतना खर्चा करने के बाद भी तुम्हारा ही मुंह देखना पड़ेगा तो क्या फायदा फिर नया घर लेने से? उठ सुट के मुंह मारने के लिए आ जाती हो यहां पे। अरे जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो किसी अच्छे डॉक्टर को बताओ। यहां पे क्या है? अभी तुम्हारी तबीयत का देखभाल मैं करूं या बच्चों की पढ़ाई का समय आ गया है, एग्जाम का समय आ गया, उन्हें पढ़ाऊं? चिल्ला चिल्ला कर बड़ा भाई अपनी मां से कह रहा था। और इधर उसकी पत्नी भी, आए दिन मेरे यहां पे किटी पार्टी होती है तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मेरी सहेलियां नहीं आती है, तुम आए दिन इधर उधर गंदगी फैलाती रहती हो, क्यों हमारे छाती पे मूंग दल रही हो? ऐसे कठोर वचन सुन के मिताली की सासू की आंखें टप 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 आंसू बहा रही थी। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी तो देखा दरवाजे के ऊपर तरुण और मिताली दोनों खड़े हैं। शर्म से और ज्यादा गड़ गई, क्योंकि उसने तो बड़ी डींगे हाकी थी कि मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू मेरा कितना सम्मान करते, तुम्हारी तरह नहीं है। तरुण ने कहा कि भैया, माना कि आपको प्राइवेसी चाहिए, पर आपको मां का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मां आपको नहीं सुहाती तो आप मुझे फोन कर देते, मैं मां को लेने को आ जाता। और आपने मां को छोड़ने के लिए ही नया मकान लिया ना, तो आपको नया मकान मुबारक हो, मैं मां को लेके जाता हूं।
तुरंत तरुण की भाभी बोली, हाँ हाँ लेके जाओ ना, किसने मना किया है। मिताली ने अपनी सासू माँ के कपड़े अटैची में पैक किए, मदद करने लगी और कहने लगी कि सासू माँ आप चिंता मत करो, अभी हम हैं ना। और सम्मान के साथ वापस अपने यहां पर लेके आ गए। देहरादून में आने के बाद में मिताली ने कहा कि माँ आपके इस ग्वालियर के मकान को कहीं आप वृद्धाश्रम आदि को भेंट कर दो और अपनी पूरी जिंदगी अब अकेले नहीं बितानी, आप मेरे साथ बिताओगे, आप मेरी माँ जैसी ही हो। अब पश्चाताप के आंसू मिताली के सासू माँ के आंखों से झरझर बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर मिताली से कहा कि बेटा मैंने एक दिन तुम्हारे ही घर में तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे माँ का भी अपमान किया और तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा, पर फिर भी तुम इतने उदार हृदय वाली। जिस बेटे का मुझे गुमान था, अहंकार था कि वो बेटा मुझे कभी भी तिरस्कृत नहीं करेगा, अपमानित नहीं करेगा, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस बुढ़ापे में और इस बीमारी में उसने मुझे क्या नहीं सुनाया, आए दिन सुनाता था, वो उस दिन तो तुमने सुन लिया। पर बेटा मेरा मन अब पश्चाताप कर रहा है कि मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगू। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, पर एक तरह से देखा जाए तो तुम ज्ञान में और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर मुझसे कई गुना बड़ी हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी सासू को इस तरह से हाथ बांधकर, हाथ जोड़कर अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर मिताली रो पड़ी और उसने कहा कि नहीं माँ, अपनी सासू माँ को अपने आलिंगबद्ध करते हुए, भुजाओं में आबद्ध करते हुए बोलने लगी कि नहीं माँ आप माफी मत मांगो, माफी तो हम मांगेंगे, हमें आपकी बात सुननी चाहिए। नहीं बेटा उस दिन भी तू सही थी, आज भी तू सही है, तूने अपने कर्तव्य का बराबर पालन किया है, कर्तव्य से विमुख तो मैं हुई हूं और उसकी सजा मुझे मिल गई। दोस्तों कहानी कहने का आशय है, परिवार के सदस्यों के बीच में यदि अपने कर्तव्य को समझने की भावना जागृत हो जाए ना, तो क्लेश ही समाप्त हो जाए, झगड़ा ही समाप्त हो जाए। पर हम अपने कर्तव्य को समझते नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अधिकार जताने की बात करते हैं, अधिकार बताते कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, यहां पे मेरी ही चलनी चाहिए। अधिकार महाभारत सिखाता है और कर्तव्य रामायण सिखाती है। तो दोस्तों राम के पथ के ऊपर हम चलेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, अधिकार तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।